द्विवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। प्रवक्ता भी हैं मेरे साथ आज की चर्चा में। विवेक श्रीवास्तव हैं जो कि नेता हैं, सीनियर लीडर हैं लेफ्ट के। मेरे साथ अतिकुर रहमान साहब हैं, जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं। मेरे साथ शदाब शम्स है, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के, उनका अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले शदाब शम्स आपसे शुरुआत करता हूं। क्या आपको लगता है कि ये जो किरण रिजिजू ने बोला और उसके बाद इमरान मसूद ओवैसी साहब सबके बयान आए, तो वो तर्क संगत है? ये कैसे कह सकता है मंत्री कि मुसलमानों को इस देश में हिंदुओं से ज्यादा अधिकार है? आपको लगता है ऐसा बतौर मुसलमान? बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे? और भारत में पूरी दुनिया में ये गवाही है कि जो सुरक्षा देश के, इस भारत के अल्पसंख्यकों को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर पूरी दुनिया घूम ले तो वो ये एहसास करेगा कि हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क उसके लिए पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये अपने आप में मुझे लगता है कि जो कहा गया है इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आज बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। ओवैसी साहब ने जिस तरह से किरण रिजिजू जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनके ट्वीट के ऊपर ट्वीट करके एक बखेड़ा खड़ा किया, उसे बखेड़े के पीछे का कारण क्या था, ये सवाल ये उठता है। कारण ये है नहीं, खाली मिस्टर ओवैसी नहीं है, समूचा विपक्ष इतने हुए जलील मानता है, खुददार हो गए। जी, समूचा विपक्ष इस बात को मानता है। जलील के खुददार हो गए जी बोलिए शम्सा बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि ये इसलिए हो पाया कि जिस तरह से ओवैसी साहब को नेग्लेक्ट कर दिया गया बिहार के चुनाव में, उनको साइडलाइन कर दिया, दुत्कार दिया गया राजद के द्वारा, तेजस्वी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, तो फड़फड़ाए और उन्होंने कहा जाओ, अभी तक पोस्टर बॉय बना हुआ था। असीम वकार मामले में मुसलमानों का हीरो बना विवेक, गया मैं आपके पास बात था, आऊंगा। पूछ नहीं रहा है। असीम वकार वो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब फड़फड़ा रहे हैं, वो परेशान है, उनको जिस तरह से साइडलाइन ऑपोजिशन ने कर दिया है, वो अपनी सियासत को बचाने के लिए ये खेल खेल रहे हैं। अब ये खेल घिनौना है या सही है, इसका निर्णय आप लीजिए। असीम वकार। नहीं, मसला ये है कि ये जो साहब बोल रहे हैं इनका मुझे नाम नहीं पता और मेरे सामने इनको मैं देख भी नहीं पा रहा हूं। ये शदाब शम्स हैं, ये तो अभी अध्यक्ष है वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के। जी, अभी इनको मैं महीना 2 महीने से देख रहा हूं, महीने 2 महीने से देख रहा हूं इनको कि ये टेलीविजन के ऊपर मुसलमानों की बात कर रहे हैं, और वो भी बीजेपी के मुसलमानों की, हिंदुस्तान के मुसलमानों की नहीं, देश के मुसलमानों की नहीं। आप भी तो पॉलिटिकल गरीब कुचले पार्टी के मुसलमानों की बात करते हैं, परेशान मुसलमानों की नहीं। सर, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं। शम साहब, थोड़ा सा अदब व अदाब सीख लीजिए, और अगर आपको बोलना हो तो मैं अपना मौका देने को तैयार हूं। आपको मैं बोल लूं, फिर आप बोल लीजिएगा जो आपको कहना हो। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो बोल दीजिएगा। 2 महीने 2.5 महीने से आपको देख रहा हूं, इससे पहले तो मुसलमान की आवाज आपने कभी नहीं उठाई, लेकिन माशाल्लाह से मुझे लग रहा है कि आपकी उम्र तो है 45-48 साल की, तो 48 साल की उम्र में 2.5 महीने से आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, ओहदेदार हैं, तो आप बीजेपी के ही मुसलमानों की बात करेंगे और किसी की करेंगे नहीं, ये भी सच बात है। इसको अच्छा, भी एक देश का मुसलमान है, तो आप एक या तो एक ऑपोजिशन का मुसलमान है और एक बीजेपी का मुसलमान है। असीम वकार जी, नहीं, एक मुसलमान है जो देश का मुसलमान है। शदाब साहब एक सेकंड, और दूसरा मुसलमान जस्टिफाइड कर रहे हैं। असीम वकार, दूसरा मुसलमान है सरकारी मुसलमान। सरकारी मुसलमान समझ गया ना? सरकारी मुसलमान जो सरकार के आगे हाथ जोड़े खड़ा रहता है कि साहब हमको कुछ दे दीजिए, साहब हमको कुछ दे दीजिए। तो सर, सरकारी मुसलमान कभी भी देश के मुसलमानों की और परेशान मुसलमानों की तकलीफ नहीं समझेगा। अगर आपको बात ही करना है तो एक बार इस्तीफा दीजिए ओहदे से, अपने मुसलमान बनिए, ठीक है, दिलेर मुसलमान। ओके, शदाब साहब मुसलमान बनिए, सड़क पर आइए, बात कीजिए। एक सरकारी मुसलमान है और एक दूसरा मुसलमान है, एक भाजपा का मुसलमान है जो कि सरकारी मुसलमान है। यस, आप सरकारी हैं क्या? ओके, असीम वकार मेक्स इट वाइड। ओके, बिल्कुल। असीम वकार की बात का जवाब शम्स साहब। असीम वकार साहब जी,
असीम वकार साहब की ये मजबूरी है कि इन्होंने पसमानदाओं का दर्द नहीं समझा। हाँ, बिल्कुल सही है, हम 2-2.5 महीने से ही नेशनल चैनल्स पे नजर आ रहे छोटे से प्रदेश का एक पसमानदा मुसलमान, कहां आप लोग आगे आने देते हैं साहब। आप लोगों ने तो निपटा के रखा और आप मुसलमानों की बात करते हैं। अरे किसको क्या फिक्र के कबीले का क्या हुआ, सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन है। आपको मुसलमानों की चिंता होती तो 65 सालों में 60-65 सालों में देश की आजादी के बाद आज मुसलमानों के हालात बद से बदतर ना हो गए होते। कि आप तो पहले से राजनीति में थे ना, तो क्यों इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? क्यों सच्चर कमेटी के खिलाफ आपने बताया नहीं कि किस तरह से लूट हुई, कांग्रेस ने क्या हालात कर दिए, मुसलमान जमींदोज हो गया। आप तो उनके साथ गलभैयां करते हुए नजर आ रहे। क्या हो गया ऐसा कि आप जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किए, बेइंतहा जुल्म किए, उस जुल्म की पूरी फहरिस्त मौजूद है। लेकिन एक बात बता दीजिए, उन तमाम दंगों के जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने उन जख्मों को झेला है, उनके बारे में कोई आवाज निकली क्या? एक बार कहा आपने कि क्या हुआ उन मुसलमानों का जिनके ऊपर जुल्म हुए? उनकी तो कोई लाइन नहीं। और वक्फ का लूटने वाले, आपने सही कहा, कई सारे जगह बटा हुआ है मुसलमान। एक वो है जो वक्फ का माफिया है, एक वो है जो वक्फ का लुटेरा है, वक्फ का बेनिफिशियरी है, जो अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार समझता है। और एक वो मुसलमान है जो मजलूम है, जो इंतजार में है कि शायद कोई तो मेरी बात करेगा, कोई तो मेरे हकों की बात करेगा। ओके, आपने दबा के रखा हुआ था, तभी 2 महीने से दिख रहे हैं सरकारी मुसलमान में। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की भी राय लूंगा। असीम वकार, ओके शम्स साहब, असीम वकार, अ क्विक रिएक्शन, अ शार्प रिएक्शन, 40 सेकंड्स। इन्हीं ने कहा पसमानदा मुसलमान। जी। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती का शिकार पसमानदा मुसलमान हुआ है। अलीमुद्दीन अंसारी था, तबरेज अंसारी था, अफराजुल पसमानदा था, पहलू पसमानदा था, रकबर पसमानदा था। कितनों की आवाज उठाई नहीं ने। इनकी पार्टी, जिस पार्टी में ये है, वो तो सबसे ज्यादा जुल्म, मारपीट, ज्यादती सबसे ज्यादा पसमानदाओं के साथ करती है। चलिए पसमानदाओं की लड़ाई लड़ लीजिए आप, मुसलमान की लड़ाई तो आप लड़ नहीं सकते सर। आ जाइए, ये सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है। तो आप पसमानदाओं की लड़ाई लड़ लीजिए। देखिए, आपकी लड़ाई नहीं है सर, ये मुसलमानों, देश के मुसलमानों की, और देश के मुसलमानों के साथ हो रहा है नाइंसाफी की लड़ाई है जो लड़ रहे हैं हम लोग। और नाइंसाफी की लड़ाई सिर्फ वही लड़ सकता है, गलत बात, जिसके दिल में ईमान जिंदा बिल्कुल हो। झूठ। लड़ाई हक और नाहक की है सर, लड़ाई सच और झूठ की है, ये नहीं है लड़ाई। गुमराह मत कीजिए लोगों को। बोलते रहिए आप बोलते रहिए आसिम भाई, ईमानदारी पे आइए। लड़ाई हक और लिए नाहक आपने की है, क्या? सच और झूठ की है। आप आइए सच के साथ, आइए सच के साथ और कहिए कि वक्फ लूटा है कि नहीं लूटा है। आप हिंदुस्तान के ऊपर सवाल खड़ा करते हो, तमाम योजनाओं को ईमानदारी से दिया जा रहा है। मैं जिस उत्तराखंड से आता हूं, वहां आयुष्मान भारत भी चल रही है और अटल आयुष्मान योजना। ठीक है, मैं वापस लौट के आता हूं। सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन, नो वन है। सुधांशु त्रिवेदी, केंद्र के मंत्री किरण रिजिजू लिखते हैं, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलती है। ओवैसी कहते हैं कि रिजिजू भारत के मंत्री हैं, कोई सम्राट नहीं है, सिंहासन नहीं है, संविधान के तहत पद पर बैठे हैं। और अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है वो खैरात नहीं, उनके मौलिक अधिकार है, वो उनका अधिकार है, कोई खैरात नहीं है। बताइए सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जो किरण रिजिजू जी ने कहा है, अमित जी, जो किरण रिजिजू जी ने कहा है वो तो सिर्फ अर्ध सत्य है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिस सेकुलर देश में अल्पसंख्यक आयोग है। जिस सेकुलर देश में अल्पसंख्यक होते हो, मेरे विपक्षी मित्र जो बैठे हैं मुझे बता दें, एकमात्र सेकुलर देश है दुनिया का जहां अल्पसंख्यक आयोग भी है, अल्पसंख्यक मंत्रालय भी है। और अधिकार जो है, वक्फ बोर्ड जैसा अधिकार अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुसलमानों के पास है। वक्फ की तरह जमीन को वक्फ बाय यूजर की तरह क्लेम करने का अधिकार ना ईसाइयों के पास है, ऐसे कौन से, सुधांशु जी, मेरा सवाल है कि ऐसे कौन से 3 अधिकार हैं जो हिंदुओं के पास नहीं है, जो क्रिश्चियंस के पास नहीं है, जो सिखों के पास नहीं है? ऐसे कौन से 3 अधिकार हैं? नंबर 1 अधिकार है वक्फ का अधिकार। यानी मैंने कह दिया कि यह जमीन हमारी थी, तो अब यह साबित करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। भले ही हमारा पिछले कई 100 सालों का मेरे पास कोई रिकॉर्ड ना हो, जैसे वो क्लेम किया गया तिरुचेंद्री का मंदिर। दूसरा, यह अधिकार किसी अल्पसंख्यक के पास नहीं है, हिंदू तो छोड़ दीजिए। दूसरा, अगर आपका धार्मिक स्थल ऐसा लगता है
कि आपका धार्मिक स्थल दूसरे धर्म ने या मान लीजिए मुस्लिमों ने कभी मुगल काल में तोड़ के बना लिया था, आप कोर्ट नहीं जा सकते। यह संविधान के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। यह भारत का एक इकलौता भारत में राष्ट्र है जिसमें आप एक मामले में कोर्ट भी नहीं जा सकते, और ऐसा अधिकार न सिखों के पास है, न जैनों के पास है, न ईसाइयों के पास है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और तीसरा मैं आपसे कह दूं, आप 9 साल की उम्र के बच्चे से शादी कर सकते हैं, 4 बीबियां रख सकते हैं ऑफिशियली। यह अधिकार न सिखों के पास है, न ईसाइयों के पास है, न जैनों के पास है, न बौद्धों के पास है। 3 आपने कहे, 3 के तो फहरिस्त मैंने गिना दी, मगर मैं आपको बताऊं फहरिस्त इतनी लंबी है अमीश जी। इनके पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मुस्लिम देशों के, कट्टर मुस्लिम देशों के मुस्लिमों के पास नहीं है। ये जो मैंने 3 उदाहरण बताए, ट्रिपल तलाक सिर्फ भारत में होता था। ट्रिपल तलाक जैसी चीज तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, टर्की, इन सारी जगहों पे नहीं होती थी, मगर भारत में होता है। वक्फ का जैसा कानून यहां है वो सऊदी अरब में नहीं है। ओके ओके ओके, वो यूएई में नहीं है, जैसा प्रावधान के लिए आज ये लड़ रहे हैं। और मैं लास्ट में एक बात कह दूं, अभी ऐसे मुसलमान वैसे मुसलमान, तो एक लाइन कहूं, जानते हैं क्या है जी। यहां 2 प्रकार के मुसलमान हैं। एक मुसलमान वो जो शराफत अली है, और दूसरा मुसलमान वो जो शरारत खान है। एक मुसलमान वो जो पसमंदा है, जिसके दिल में कसक है कि मुझे स्थान नहीं मिला, और दूसरा वो जो वोट का ठेकेदार है, जिसके दिल में ठसक है। अन्यथा अभी असीम वकार साहब बैठे, एक मुसलमान वो है जिसके दिल में भारत माता की जय है, शम्स साहब जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक मुसलमान वो है जो फिलिस्तीन की जय बोलता है। एक मुसलमान वो है जो 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा लेके चलता है। एक मुसलमान वो है जो हमास और हिजबुल्लाह के लिए श्रीनगर से लेके, लखनऊ से लेके और हैदराबाद तक यात्राएं निकालता है। और वैसे हमारे जो मित्र बैठे हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी से भी कहता हूं, बहुत सवाल पूछते हैं हिंदुओं में ये और वो। जरा बता दें कि मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, हाफिज और बारी में कितने पसमंदा हैं? हम अपने यहां बताने को तैयार हैं। हमारे अभी 2024 में 81 महामंडलेश्वर शेड्यूल कास्ट। ओके विवेक, बताइए, जुलाहा, मिरासी, बेहना, अंसारी, गद्दी और घोसी, बताइए मुल्ला, मौलवी, ओके जवाब विवेक। आप तो पूछते हैं कितने कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, और कितने बाकी हैं, मतलब हर कितने आदिवासी हैं, सब पूछते हैं। इसमें बताइए कितने हैं? जी जी, अब मैं अब सुनिए। पहली चीज तो ये कि मैं टोटली एंडोर्स कर रहा हूं जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। किरण रिजिजू या बीजेपी, आप होते कौन है ये कहने वाले कि साहब यहां पे अधिकार मुसलमानों को मिले हैं? जब यह देश बना था, हिंदू और मुसलमान ने इकट्ठी लड़ाई लड़ी, इक्वल लड़ाई लड़ी, और इस देश के अंदर एक हिंदू का वोट और एक मुसलमान का वोट बराबर है। इट इज एन इक्वल पार्टनरशिप। तो यह कहना साहब आकर के कि इनको हकूक दिए गए, मतलब आपने कोई दया भाव दिखाया है क्या? यह तो बात ही कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। यह हो गई पहली बात। दूसरी बात, जब हम हिंदू धर्म के बारे में दलितों की बात करते हैं तो सर, अगर हम रिलीजियस, एक होता है रिलीजियस टेक्स्ट और एक होता है सोशल कुरीति। मेरे ख्याल से इस्लाम के अंदर जातिवाद का वर्णन नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो जातिवाद का वर्णन है। और सुनिए सहिष्णुता को, अभी जल्दी नोबेल प्राइज मिलेगा, हिंदू समाज की तरफ से जाएंगे सुधांशु त्रिवेदी, कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और आज तक पता ही नहीं इस मुल्क में कि तोड़ा किसने और अक्यूज कौन। मोबोक्रेसी जस्टिफाई हो गई। इसका प्राइज किसको मिलेगा? वो अल्फ्रेड नोबेल जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था और बाद में गिल्टी कॉन्शियस हुआ तो नोबेल प्राइज बनाया गया। जाएंगे सुधांशु त्रिवेदी, बोलेंगे ये हमारी सहिष्णुता है। यहां एक लंबी लिस्ट अभी असीम वकार साहब ने बताई आपको, और वो सारे पसमानदा थे। तो ये कहना गलत है सर, ये कहना ही गलत है। इस देश का मुसलमान आज 2014 के बाद से विक्टिमाइज हो रहा है। रोज खड़े होकर के अपना पेट्रियाटिज्म प्रूव करना पड़ता है। मैं AIMIM से नहीं हूं, मैं ओवैसी साहब का सपोर्टर भी नहीं हूं, मैं उनका वोटर भी नहीं हूं, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर था तो जिस तरीके से वो खड़े हुए और उन्होंने एक तरफा सपोर्ट मोदी सरकार को और देश को दिया और बाद में विदेश में गए, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, जवाब सुधांशु त्रिवेदी, जवाब। एक मुसलमान, वो कह रहे हिंदू धर्म में ही कुरीति है, हिंदू धर्म में ही जातिवाद है, मुसलमानों में ऐसी कोई कुरीति नहीं है, उसमें सब पाक साफ है। हिंदू धर्म में तकलीफ है। विवेक श्रीवास्तव जी,
हाँ, मैं बताना चाहता हूं, विवेक श्रीवास्तव जी पहली बात कह रहे हैं इसको बोलने का। अरे भाई, किरण रिजिजू भारत के अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वो खुद भी अल्पसंख्यक और हैं। कांग्रेस ने कभी किसी गैर मुस्लिम को अल्पसंख्यक मंत्री नहीं बनाया। हमने, वो बौद्ध हैं, उन्हें बनाया। मगर ये कह रहे हैं उनको बोलने का हक नहीं, और ये विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता के रूप में बैठे हैं जो कहता धर्म एक अफीम है, उसे बोलने का हक है। गजब है साहब, जो कहता धर्म एक अफीम है उसे बोलने का हक है। और ये लेफ्ट वो हैं जिन लेफ्ट कंट्रीज ने क्या किया, आज भी चाइना में मुसलमानों के साथ ये कि भैया मस्जिद पे गुंबद नहीं हो सकता, दाढ़ी नहीं रख सकते, टोपी नहीं रख सकते, रमजान पब्लिकली नहीं कह सकते, नाम के आगे मोहम्मद साहब नहीं लगा सकते। मगर अरे भैया, पुराना नहीं एकदम नया बता रहे हैं, पुराना बताएंगे तो तोप लगा लगा के जातिवाद कौन सा नया था? अरे विवेक बाबू, तो जातिवाद कौन सा नया है? वो भी तो पुराना ही है आपकी राय में। और ये देखिए, वो भी तो साल दर साल से बोलते हुए आ रहे हो। अंग्रेज बोलते थे, आप बोलते हो, सभी बोलते हैं। पुराना वाला बोलते हैं। अब मैं दूसरी बात, हाँ, अमीश, इस बार 2 नोबेल प्राइज मिलेंगे, एक पापा ट्रंप को और एक वो इनको मिलेगा। भाई बात सुनिए मेरे भाई, अरे भैया सुनिए, पता नहीं जब ट्रंप को देश पापा बना आजाद के हुआ क्यों तो बैठ जाते हिंदू हो आप लोग? मुसलमान बराबर थे। उसके बाद सुनिए, हिंदू मुसलमान बराबर थे, और मुसलमानों में एक बहुत बड़ा तबका था जो ये मानता था कि हमें राष्ट्र की मुख्य धारा में जाना चाहिए। और ये मैं फैक्ट से बोल रहा हूं, कोई दर्शक जाके चेक कर ले। इन्होंने बाबरी मस्जिद का नाम लिया, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 1961 दिसंबर में जाके मुद्दई बना है। उससे पहले सारा विवाद, उस समय वो उसमें मुद्दा ही नहीं बना था, 12 साल नहीं बना, क्योंकि रूल होता है कि अगर किसी टाइटल सूट में आप 12 साल तक नहीं करेंगे तो आपका क्लेम खत्म हो जाएगा। और इसके लिए के मोहम्मद ने अपनी किताब में तो आप सारे मंदिरों को सरकार को दे दीजिए ना, फिर था कि हमें आप सारे मंदिरों को सरकार शांति शांति एक करके, एक विवेक, शांति शांति से आपने अपनी बात को रखा ना। देखिए, फैक्ट जब अनकंफर्टेबल आते हैं तो ये बोलते हैं। अब सुनिए, मुसलमानों ने नहीं कहा कि हमें मदरसा चाहिए, नेहरू ने कहा तुम्हें मदरसा देंगे। मुसलमानों ने नहीं कहा मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, इंदिरा गांधी ने कहा लो हम तुमको देंगे। मुसलमानों ने नहीं कहा कि शरिया को संविधान से ऊपर करो, राजीव गांधी ने कहा लो शाहबानो केस में हम तुमको ऊपर करेंगे। मुसलमानों ने मांगा या नहीं मांगा, नरसिम्हा राव ने कहा लो तुमको वक्फ बोर्ड देंगे। फिर आए मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार, उन्होंने कहा तो हिंदू को आतंकवादी कह देंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, 2013 वाला वक्फ बोर्ड का एक्ट दे देंगे। इसलिए भैया आपने उनको भड़का कर इस मुकाम तक लाके खड़ा किया। और लास्ट में एक और बात कह दूं विवेक श्रीवास्तव जी, फैक्ट यह है कि भारत में रहने वाले 90 से 95% मुसलमानों ने 1946 में, आज के भारत के रहने वाले में, उन्होंने वोट दिया था पाकिस्तान बनने के लिए। और कोट कर रहा हूं, 3 जनवरी 1948 सरदार पटेल ने कोलकाता में बोला है, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। उन्होंने कहा भारत में रहने वाले, और ये बयान वीडियो भी अवेलेबल है। गए क्यों नहीं भाई, गए क्यों नहीं? हाथ हिला के नहीं चल रहा, क्या बोला? अरे भाई सुनिए तो, हाँ वो इसलिए क्या कर रहे हैं क्योंकि नेहरू रखना चाहते थे, मुसलमान इस पैनल पे, वो हिंदुओं की उदारता थी, इसलिए भारत की बात कर रहे हैं। देखिए फिर भी ये भारत की बात कर रहे हैं आज। अरे मैं भारत की बात कर रहा हूं मेरे भाई, भारत की बात कर रहा हूं। बोल देते हैं कि भाई वो एंटी इंडिया है, आप एक तरफा डिक्लेयर कर देते हैं ये सारे मुसलमान एंटी इंडिया है, हाथ हिला करके। भाई जो बैठे हुए हैं 1947 में, अच्छा बताओ जिन्ना कहां से चुन के गया था, मार काट दोनों तरफ हुई, दंगे दोनों तरफ हुए, बताओ जिन्ना कहां से चुन के गया था। ओके, सुधांशु बोल रहे हैं अभी। अरे जवाब दो, मत बोलो विवेक श्रीवास्तव, आए बाय मत बोलो, जवाब दो। जिन्ना कहां से चुन के गया था और कितने % वोट मिले थे, बोलो बोलो ना, बस बाकी चिल्लाना शुरू कर देते, और कुछ नहीं। अरे फैक्ट बोलो यार, इधर उधर की बातें मत करो। विवेक 30 सेकंड, विवेक 30 एक सेकंड फैक्ट नहीं बोल रहा, आदमी से डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाता है। हाँ मैं बोल रहा हूं, मैं विवेक श्रीवास्तव को चैलेंज करके कह रहा हूं, सुनिए, दक्षिण भारत से एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया। मद्रास प्रेसिडेंसी की 30 आउट ऑफ 30 सीट जीती मुस्लिम लीग ने। मोहम्मद अली जिन्ना चुन के गया 1946 की असेंबली में, न ढाका से, न चिटगांव से, न लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, कहीं से नहीं, मुंबई की बाइकुला सीट से गया, 95% वोट के साथ गया। आज का जो यूपी है, यूनाइटेड प्रोविंस में 73 में 64 सीटें जीती, असम में 28 में 28 सीटें जीती। यार बेकार की बातें मत क्या करो, फैक्ट पे बात क्या करो। 3 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने कहा भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता कि एक दिन में तुम्हारा दिल बदल गया, मगर कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया। अब अलग अपने लिए आइडेंटिटी मत मांगो, अब ये कहो कि देश के लिए साथ मिलकर कैसे चलना चाहते हैं। सरदार पटेल की बात मांगी होती,
तो मुस्लिम भारत की मुख्य धारा में मिलने को तैयार था। उस जमाने में बड़े बड़े हिंदी फिल्मों के कलाकार हिंदू नाम से आने में, उनको मुस्लिम लोगों को हिंदू नाम से आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दिलीप कुमार, मधुबाला, मीना कुमारी, अजीत इसके प्रमाण हैं। मगर इन्होंने अपनी राजनीति के चलते हुए लेफ्टिस्टों ने, सेकुलरिस्टों ने, कांग्रेसों ने, ओके यू मेड योर पॉइंट, ओके 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 अलग करके लड़ाई करवा के अतिकुर रहमान नहीं, विवेक ठीक है, विवेक यू हैव अ फेयर चांस, मेक योर पॉइंट। विवेक जी 30 सेकंड दीजिए ना। जी जी 30 सेकंड। अब आप सुनते रहिए। यहां पे बीजेपी के प्रवक्ता का एक ही एजेंडा है, नफरती एजेंडा। किसी भी तरीके से प्रूव करो कि ये मुसलमान फैक्ट क्यों बनाइए, फैक्ट्स में बात करो, फैक्ट्स में बात करो। ये फैक्ट पे रहिए ना, आप फैक्ट पे रहिए। क्या सरदार पटेल ने, नहीं क्या आप काउंटर करिए ना, क्या सरदार पटेल ने 1948 में ये भाषण कलकत्ता में दिया था कि नहीं दिया था? आया ना? क्या दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था कि नहीं था? ये जवाब दीजिए ना। 5 सेकंड। मधुबाला का असली नाम क्या था? मीना कुमारी का असली नाम क्या था? हाँ आप अगर इतना खराब ये मुल्क था, अरे बाबा बोलने तो दीजिए। आप आप बोलिए, डरते क्यों? फैक्ट आप पे बोलिए, फैक्ट पे बोलिए। 5 सेकंड रेटोरिक नहीं, फैक्ट पढ़ते हैं आप लोग। हॉट फैक्ट। आप 30 सेकंड दीजिए ना मुझको सर। 40 सेकंड दीजिए ना सर, लीजिए सर, 2.5 मिनट दिया है आपने। भड़क रहे हैं आप, लीजिए। यहाँ पे नफरती एजेंडा, हाँ लेट मी स्पीक नाउ। यहाँ पे नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये मुसलमान ये भारत में रहना नहीं चाहते थे, इन्होंने वोटिंग, ये पागल है क्या? जब 1947 में मारकाट दोनों तरफ हुई, दोनों कम्युनिटीज के लोग मारे गए, दोनों तरफ दंगे हुए, दोनों तरफ गलत काम हुए, उसके बाद भी ये मुसलमान हिंदुस्तान में रहे। उसके बाद इस डिस्कशन का और क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब रह जाता है? खड़ा करके तुम बोलोगे तुमने वोटिंग वहां पे करी थी और तुम भारत के नहीं हो। इस नफरती एजेंडा को फैक्ट थोड़ी बदल जाएगा। ये मुसलमान जो हिंदुस्तान में है, विवेक आप उत्तेजित हो रहे हैं, ये फैक्ट कैसे बदल जाएगा? बिल्कुल उत्तेजित होने वाली बात है। रोज आप कटघरे में खड़ा करेंगे मुसलमान। कोई कटघरे में नहीं, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जीत के आया था जिन्ना, मद्रास प्रेसिडेंसी की 30 सीटें जीती थी। ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट है। तो फैक्ट को कैसे बदलेंगे? सरदार पटेल ने जब 1948 में कलकत्ता में बोला तो उसको कैसे बदल देंगे? आपके मन से बदल देंगे, आपके मन से बदल देंगे। आप 2002 के गोधरा के दंगे तो नहीं, गुजरात के दंगे तो नहीं भूलते आप? फैक्ट है, बोलते हो ना, हर मंच पे आके बोलते हो, नहीं बोलते क्या? ओके अतिकुर रहमान। अमीश जी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया गया है और सुधांशु जी को इसके ऊपर एक्सपोज आराम से किया जा सकता है, क्यों सुधांशु जी इतने सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोट करने में? आप क्या आप वो दिन भूल गए जब सरदार वल्लभ भाई पटेल उस कमेटी के चेयरमैन थे जब ब्रिटिश जाने के बाद सेपरेट इलेक्टोरेट्स के ऊपर कमेटी बनी? सेपरेट इलेक्टोरेट्स माइनॉरिटी राइट्स थे, सिख, पारसी, मुसलमान, क्रिश्चियन सारे मेंबर्स थे उसके अंदर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी मेंबर थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तमाम मुस्लिम माइनॉरिटीज को एग्री करवाया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की कुर्बानी सेक्युलरिज्म के नाम पे दीजिए, और दी गई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपको याद दिलाया हमेशा हमेशा के लिए कि ये मुसलमानों की कुर्बानी मेजॉरिटी कम्युनिटी कभी भूल ना पाए। आप भूल गए सुधांशु जी। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स जारी रहते तो हिंदुस्तान का नक्शा क्या होता? पार्लियामेंट में मुसलमानों की सीट्स कितनी होती? ये कुर्बानी को आप भूल गए और आपको शर्म आनी चाहिए। अभी अभी आपने 3 बातें याद दिलाई, वक्फ बोर्ड की याद दिलाई, 4 शादियों की याद दिलाई और प्लेसेस ऑफ वर्शिप की याद दिलाई। आप बताइए अमीश जी, ये तमाम चीजें जो आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स में भी याद दिलाई, क्या इससे मुसलमानों को रत्ती भर फायदा हुआ? और अगर हुआ होता तो आज मुसलमानों का सोशल तो वक्फ बोर्ड पे तूफान क्यों? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पे, मुस्लिम पर्सनल लॉ पे तूफान क्यों? बताइए ना। मेरा छोटा सा सवाल है अमीश जी, तो फिर क्यों कहा जाता है कि भारत के अंदर मुसलमान असुरक्षित है? उन मेरी बात पूरी होने दीजिए ना अमीश जी। तो आप कवरिंग फायर क्यों दे रहे हैं? आप सुधांशु जी को आप कह रहे हैं कि सिलेक्टिव बताया जा रहा है। अरे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताइए ना कि क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं कहा था कि मुसलमानों की इस कुर्बानी को भूलना नहीं और मिसकोट नहीं करना? सुधांशु जी कोट करिए
हवा में मत बोलो, अतीकुर रहमान कोट करो भाई, कहां बोला था? हाँ अब मैं हाँ। कोट करके बोल रहा हूं। 28 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में मुस्लिम लीग के सदस्य ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात रखी, और कोई जाके चेक कर ले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट जो पार्लियामेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, समझौता पेज नंबर 270 के आसपास अवेलेबल है। अतीकुर रहमान जी कान खोल के सुनिए और अपने फोन पे खोल के देखिए। और उस समय जब यह बात रखी गई तो सरदार पटेल ने सबसे उग्र रूप से, लगभग नाराज नहीं बड़े आक्रोश में खड़े होकर कहा कि अब जो होना था वो हो गया। ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करना, सेपरेट आइडेंटिटी की बात करना, ये छोड़ दीजिए और ये कहिए कि कैसे देश के साथ आगे आ सकते हैं। ये झूठ बोलता चला जाता कोई भी व्यक्ति। पर 28 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट ठीक है, मैं आपको मौका दे रहा हूं 15 सेकंड और कहना है, अतीकुर रहमान, आई कमिंग टू यू। पानी को और सुनिए majority सुनिए को याद करने उन्होंने बोला मुस्लिम था कि लीग, नहीं अरे बोला भाई था? सुनिए भाई, अरे पूरी बात सुनो नो, भाई, नो, कोट नो, करो ना, नो, मैं तो नो। कोट कर रहा आप हूं। इसीलिए और सुनिए selective है मैं ना। सेंटेंस भी कोट अरे कर रहा हूं। आप बीजेपी के अरे भाई तोते सेलेक्टिव की क्या तरह है? बात मैं कर तो रहे एक के हैं बाद ना। एक कोट कर रहा आप हूं, अभी और कोट intellectual कर की सकता तरह हूं। बात करके आप दिखाइए। कुछ नहीं कोट आप कर पा रहे, बड़े intellectual की इलेक्टिव तरह बने बात हुए। करके दिखाइए, हिम्मत है तो। आप आरएसएस के तोते की तरह बात कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल की तरह कोट कर आप रहा हूं। सुनो, आरएसएस के तोते की तरह बात कर रहे हैं। तो आप कोट करिए ना, इंटेलेक्चुअल की तरह बात करिए। आप तो मौलाना की तरह बोल रहे हैं। सुनिए अरे तो कहा किया था, सरदार यही तो मैं पटेल पूछ रहा हूं, बताओ ना आपको- मेरे भाई। अब मैं सुनिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी को याद दिलाया था कि भूलना नहीं मुसलमानों की इस कुर्बानी को। रिपीट करिए इस चीज को। आप हिम्मत नहीं है ना, हिम्मत नहीं है। ओके ओके, उसका जवाब दिया गया। मैं आज के विषय पर आता हूं, आज के संदर्भ में आऊंगा अब। ओके सुधांशु जी, ओके इत्मीनान से, इतना गुस्सा कोई ना करे। ओके इत्मीनान से, एक हेल्दी डिस्कशन है। सुधांशु त्रिवेदी आप सुनिए, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है अमीश जी, हमारे विपक्षियों के पास फैक्ट नहीं है, वो कोट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गुस्सा ज्यादा दिखा रहे हैं, इसलिए मुझे भी रिएक्ट करना पड़ रहा है। अब मैं बोल रहा हूं, अतीकुर रहमान जी कान खोल के सुनिए। 28 अगस्त 47 को जब मुस्लिम लीग के सदस्य ने रखा तो उसने जानते क्या बोला? अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाइयों का प्यार हमें मिलेगा। और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके खोलिए। और सरदार पटेल ने कहा हमें नहीं चाहिए ऐसा प्यार, बहुत हमने देख लिया बड़े भाई छोटे भाई का प्यार, देश का विभाजन हो गया, अब हमें नहीं चाहिए। अतीकुर रहमान कोट कर रहा हूं, इंटेलेक्चुअल की तरह बात करिए, अंटिशट मत बोलिए। अब डॉक्टर अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर है पाकिस्तान, अरे झूठ है। और मौजूदा हालात में मतलब सबसे विद्वान प्रवक्ताओं में से एक है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। एक अतीकुर रहमान, ये तो हार्ड फैक्ट है ना कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड हुई थी जिसको खारिज किया गया था। इसमें क्या गलत है? मतलब देश का बंटवारा हुआ था, इसको बोलेंगे गलत है। देश के बंटवारे में कत्लेआम हुआ था, इसको बोलेंगे गलत है। कैसे गलत है ना? ये हो ही नहीं सकता। ये ऐतिहासिक तथ्य है। तथ्य और सत्य कैसे गलत हो सकते हैं? हमने सरेंडर किया। एक ब्रॉडर सवाल है, बीजेपी की सरकार है देश के अंदर पिछले 11 सालों से, और एक चीज है अल्पसंख्यक इस देश के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं है, सिख भी अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आता है, जैन भी आता है, पारसी भी आता है, क्रिश्चियन भी आते हैं। तो सिर्फ अल्पसंख्यक में हम एक ही कौम की बात करेंगे तो ये क्या आपको लगता है जस्टिफिकेशन हो सकता है? ये बीजेपी से भी मेरा सवाल है। सिखों की गलती क्या है? जैनों की गलती क्या है? पारसियों की गलती क्या है जिससे रतन टाटा आते थे? हाँ, अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए बिल्कुल अल्पसंख्यक आयोग है तो अल्पसंख्यक होना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, किसी गैर मुस्लिम को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया इन्होंने कभी? हमने सरदार त्रिलोचन सिंह को बनाया था, वो सिख थे अटल जी की सरकार में। इनके माइनॉरिटी सेल का कभी चीफ कभी कोई गैर मुस्लिम रहा? हमारे यहां रहे, हमारे यहां डॉक्टर जेके जैन थे, नितिन गडकरी जी के समय में माइनॉरिटी सेल के चीफ थे। इन्होंने कभी अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री किसी गैर मुस्लिम को बनाया? किरण रिजिजू जी आप बुद्धिस्ट हैं। ये होता है सारे अल्पसंख्यकों को साथ में लेके चलना, ये होता है सारे अल्पसंख्यकों को साथ में लेके चलना। इनके हिसाब से सिर्फ एक ही अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यकवाद की राजनीति करना। इसीलिए ये ईमानदारी से अल्पसंख्यकों के साथ नहीं है और मुसलमानों के साथ भी नहीं है। ओके सुधांशु, मुसलमानों के चंद कट्टरपंथी तबके के साथ वोट की तिजारत करना चाहते हैं बस। ओके ओके अश्विन वकार, आप हाथ खड़ा कर रहे थे काफी देर से, आपको समय नहीं मिल पा रहा था। मेक योर पॉइंट, आपके 50 सेकंड है, मेक योर पॉइंट। देखिए, सबसे पहली बात तो सुधांशु भाई ने ये बात कही कि यूसुफ खान दिलीप कुमार हो गए हो, फला फला हो गए हो, मीना कुमारी का क्या नाम था। सर, जिस वक्त ये लोग अब फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे थे और नाम बदल के आ रहे थे, उस वक्त सबसे पहली बात तो आपका वर्चस्व ही नहीं था, वरना आप तो इंडस्ट्री में भी आग लगा देते। क्योंकि जिस वक्त ये लोग आ रहे थे, यूसुफ खान दिलीप कुमार, उस वक्त एक तरीका था इंडस्ट्री में नाम बदलने का।
अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रघुपति सहाय साहब का नाम, एक इंडस्ट्री में बहुत बड़े शायर थे, ये गाने लिखते थे, इनका नाम क्या था? फिराक गोरखपुरी, इनका नाम संपूर्ण सिंह रघुपति सहाय कावला था और फिराक ये गोरखपुरी गुलजार का साहब तकल्लुस हैं। था। सुनिए सर, अरे सुनिए सर, गुलजार साहब और इनकलाब श्रीवास्तव साहब, इनकलाब श्रीवास्तव साहब जब हीरो बने तो अमिताभ बच्चन हो गए, उनको भी नाम बदलना पड़ा। और नंदिता अरविंद मुरारजी, क्या इनकलाब नंदिता श्रीवास्तव अरविंद अमिताभ मुरारजी बच्चन जब थे? हीरोइन बनी तो नगमा ये हो क्या गई, बोल रहे हैं? नगमा हो गई सर, नगमा हो गई सर। नंदिता अरविंद मुरारजी जब हीरोइन बनी तो नगमा हो गई सर। और दूसरी बात, किरण रिजिजू साहब ने लिखा है, मतलब आप तो कह रहे हैं मुसलमान हो गए वो, मतलब उन्होंने मुस्लिम नाम रखना शुरू कर दिया। आप कह रहे हैं हिंदुओं ने मुस्लिम नाम रखना शुरू कर दिया। सर सुनिए तो सर मैंने तो आप तो अपनी बात आपको को मिसाल काट दे रहे दी, अब आप इसको ढूंढते रहिएगा। दूसरी बात सर सुनिए तो, बात तो सुनिए मेरी। किरण रिजिजू साहब ने कहा है कि माइनॉरिटी, अच्छा, ये अमिताभ बच्चन का नाम इनकलाब श्रीवास्तव था, ये आपने कहां पढ़ा है? मेजोरिटी। सुनिए अरे भाई, सर, मैं बात दर्शकों सुनिए, से पूछता हूं, ये सुनिए क्या नया सर, ज्ञान दे रहे हैं किरण असीम रिजिजू भी बकार बहुत हैं। कि इनकलाब श्रीवास्तव नाम था अमिताभ बच्चन का? दे ये तो दिया मेरे ज्ञान लिए सर, बड़ी ज्ञान अजीब दे बात दिया है। आपको। भाई अमीश जी, जरा अपनी फैक्ट टीम से कहिए, फैक्ट से चेक करे, आके यहाँ कुछ भी झूठ परोसने लगते हैं। इनकलाब हरिवंश राय एक बच्चन बार के बेटे का नाम पर इनकलाब असीम बकार, श्रीवास्तव था। अमिताभ श्रीवास्तव ही था, अमिताभ बच्चन नहीं था, अमिताभ श्रीवास्तव था। इनकलाब श्रीवास्तव नहीं था, अमिताभ श्रीवास्तव ही था, और वो अमिताभ बच्चन हुए थे। यहाँ यूसुफ खान दिलीप कुमार हुए थे। चेक कर अमीश लीजिए जी, सर। वो श्रीवास्तव, सर, वो चेक लोग कर लीजिए। श्रीवास्तव थे, मगर मेरी शायद टीम ही जो मुझे बच्चन जानकारी लगाते दे रही है, थे, मैं उनके आपके पिताजी साथ का नाम साझा भी कर रहा हरवंश राय बच्चन सर था। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, हरिवंश टीम राय आपकी बच्चन चेक कर नहीं ले, था। आके आदमी कुछ भी झूठ कर ले, बोलना चेक कर शुरू ले, कर कोई देता है। लेकिन टेंशन नहीं है देखिए, मुझे। और लेकिन सर, एक बात यहाँ बताइए, original बहस लेकिन कीजिए, असीम बकार, बेवजह की इस बहस देश मत के अंदर अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान नहीं है ना, सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है और ईसाई भी है। उसको तकलीफ नहीं है क्या? आप मुझे बताइए। अगर वक्फ बोर्ड सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा, मुसलमानों के लिए क्या, सिर्फ एक तबके के मुसलमानों के लिए होगा तो जायज है। इसमें तो गरीब और मिडिल क्लास मुसलमानों का भी लाभ नहीं हो रहा है। असीम वकार, तो किरण रिजिजू ने तो सही कहा ना कि जो मुसलमानों के लिए कानून है वो कानून तो हिंदुओं के लिए भी नहीं है। कोई बताइए ऐसा कानून हो वक्फ जैसा जो हिंदुओं के लिए हो, और वक्फ जैसा कोई दूसरा कानून किसी इस्लामिक देश में सर, भी हो। जो- असीम वकार 20 सेकंड। अरे सर बात समझिएगा। मनुस्मृति में जो कानून ब्राह्मणों के लिए है वो कानून दलितों के लिए नहीं है। और जिस हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं, इसी संविधान में जो कानून अपर क्लास हिंदुओं के लिए है वो दलितों के लिए नहीं है, अलग कानून है दलितों के ये लिए। तो आपका विश्लेषण है, मैं तो कानून की बात कर रहा हूं। उनको fact की बात कर रहा हूं। आरक्षण सुधांशु दिया त्रिवेदी, गया एक्ट है, सुधांशु त्रिवेदी, 15 सेकंड, आरक्षण दिया गया, बात तो समझिए। 15 सेकंड, सुधांशु असीम त्रिवेदी। बकार दलितों को- एक सेकंड, ऑल ऑडियो डाउन, ऑल ऑडियो, SC सुधांशु त्रिवेदी, एक्ट 15 का सेकंड। अधिकार शेड्यूल कास्ट को है, अपर कास्ट को अधिकार नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ वंचितों को अधिक अधिकार दिया गया। बताओ ना आपके यहाँ कितने पसमंदा को बनाया गया है?